तो मित्रों नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 84वें व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को विदित है कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 83 व्याख्यान अब तक संपन्न हो चुका है। ये 84वीं कड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और कर्नाटक राज्य हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह व्याख्यान श्रृंखला चल रही है। 2 वर्ष होने वाले हैं और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर मीरा गौतम जी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सेवारत हैं और जिनका बहुत अकादमिक क्षेत्र में काफी काम है। उन्होंने अपना कीमती समय आज के व्याख्यान के लिए हमें अपना दिया है। तो सर्वप्रथम मैं साभिवादन उनका अभिनंदन करता हूं कार्यक्रम में। आज उनका विषय बहुत ही दिलचस्प है जिस पर वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। साहित्य में पर्यावरण, कुछ ज्वलंत प्रश्न। तो मैं दोनों संस्थाओं के सम्मानित प्राचार्य गणों का और दोनों संस्थाओं के हिंदी विभागाध्यक्षों का के प्रति साधु वचन कहते हुए समस्त साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों से, अलग अलग महाविद्यालयों से, जो प्राध्यापक साथी हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज की मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर मीरा गौतम जी का परिचय देने के लिए अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, जो पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक राज्य हिंदी विश्वविद्यालय महाविद्यालय संघ के अध्यक्ष हैं, तो मैं सादर उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर मीरा गौतम जी का परिचय देकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, परिचय देने तो मुझे अवसर देने के लिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। आज का यह 84वां व्याख्यान है। अत्यंत जो महत्वपूर्ण विषय पर यह जो व्याख्यान आज का जो विषय वाला है, इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रोफेसर मीरा गौतम। साहित्य में पर्यावरण, कुछ ज्वलंत प्रश्न, इस विषय पर इनका आज का व्याख्यान रहेगा। तो इनका विस्तृत परिचय है। समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त रूप से इनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मीरा गौतम, जो इनका जन्म मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में और शिक्षा दीक्षा जो वहीं पर उनका हुआ है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा साहित्य और पर्यावरण पर केंद्रित शोध के लिए सीनियर फेलोशिप चयन जो, और उसके साथ पीएचडी आधुनिक हिंदी साहित्य और डीलिट मध्यकालीन हिंदी साहित्य, इस विषय पर इनका जो सभी शोध कार्य संपन्न हुआ है। वर्तमान में ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स अब वहां से हाँ मैडम, आ चुकी हूँ। अभी वहां से सेवानिवृत्त है। और ये अलग अलग विश्वविद्यालयों और विभाग और जिसकी विभागों से ये संबद्ध है, और कई विश्वविद्यालयों में जैसे कि पत्रकारिता विभाग, गुरु रविदास चेयर, हरियाणवी लोकपीठ, उर्दू विभाग, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, और इस तरह की जो अलग अलग संस्थाओं के जो ये संबद्ध रही है अलग अलग जो एकेडमिक विषय के संबंध में। और इनके द्वारा लगभग 30 पुस्तकों में जो जिसकी कई लेखों का
इन्होंने कार्य किया है और इनके साहित्यिक और अकादमिक जो कार्यक्रम है या इसके लिए बहुत से जो सम्मान से पुरस्कृत है। हरियाणा साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार इनको प्राप्त है, महाकवि सूर्य सम्मान प्राप्त है, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार और मीडिया पुरस्कार, दुष्यंत पुरस्कार, सूर्य स्मारक मंडल से महाकवि सूर्य सम्मान, रविदास प्रचार सभा द्वारा सम्मानित तथा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा निरंतर सम्मानित, इनके अपने साहित्यिक सृजन कार्य के लिए सम्मानित हो रही है। और ये जो आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों पर काव्य पाठ जो करती रहती हैं, व्याख्यान और संगीत प्रस्तुतियां आदि ये करती रहती हैं और संगीत में जो ज्यादा रुचि जो रखने वाली हैं। तो आज के मुख्य वक्ता जो हैं डॉक्टर प्रोफेसर मीरा गौतम, इनका विषय रहेगा साहित्य में पर्यावरण कुछ ज्वलंत प्रश्न। क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए मैंने इनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मैडम आपका इस व्याख्यान में स्वागत है। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। आज हमारी मुख्य वक्ता प्रोफेसर मीरा गौतम जी का आपने अकादमिक परिचय दिया। वैसे तो सुपरिचित हैं, अधिकांश लोग उन्हें जानते हैं। और अभी आप जब बता रहे थे तो मैं देख रहा था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैं तो समझता था कि वो हिंदी विभाग की ही अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन आपने एक साथ बताया कि वो पत्रकारिता से भी और संत रविदास चेयरपर्सन जो पीठ है उसकी चेयरपर्सन रही हैं और ढेर सारा जो पोर्टफोलियो जो है यूनिवर्सिटी का था उसमें आप बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर चुकी हैं और विदुषी हैं। तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उन्हें आज अपने बीच में पाकर। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जो समूची दुनिया के लिए, इस पूरे धरती ग्रह के लिए ये बड़ा विषय ज्वलंत प्रश्न है जो पर्यावरण को लेकर, उस पर वो आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगी। तो हम बड़े आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं, प्रोफेसर मीरा गौतम जी, जो साहित्य में पर्यावरण कुछ ज्वलंत प्रश्न विषय पर अपना विचार व्यक्त करेंगी। आपका हृदय से स्वागत है। नमस्कार आप सबको। आदरणीय मंजुनाथ जी, आपने मुझे ये अवसर दिया और मुझे एक परीक्षा के बीच खड़ा कर दिया, क्योंकि एक विषय है जो अपनी यात्रा आरंभ कर रहा है और कितने इसके आयाम हैं वह अभी अनिश्चित हैं, संभावनाओं से भरे हुए हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया था और आपके सामने जो मैं कुछ थोड़ा बहुत कर पाई वो मैं आपके सामने रखूं। इस मंच में जुड़े हुए जितने भी साहित्यिक प्रेमी श्रोता, जितने भी सदस्य हैं, मैं उन सबको बहुत प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरी हौसला अफजाई करें। मैं एक शोध छात्रा हूँ और निरंतर अध्ययन मनन में रहती हूँ और लगता है कि कुछ किया नहीं मैंने, फिर भी जो है वो आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो मैं आपसे ये विषय पर कुछ इतने समय में पूरी तरह से तो प्रोजेक्ट के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पर हम अभी चर्चा कर सकते हैं। जब हमने ये विषय, मेरा चयन हुआ, तो यह विषय मेरे सामने एक चुनौती की तरह था। सबसे पहले तो मैंने देखा कि हिंदी की उपेक्षा हो रही है। हिंदी में वो बच्चे आते थे जिन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलता था, और उसके बाद में जब कहीं और एडमिशन मिल जाता था तो हिंदी को छोड़ करके वे चले जाते थे। हमेशा मेरी यह कोशिश रही है कि मैं ये समझाऊं कि जिन विषयों में तुम दौड़ दौड़ करके जा रहे हो वो हिंदी में मौजूद हैं। हिंदी उनका स्रोत है, साहित्य उनका स्रोत है, इसलिए इसे छोड़कर मत जाइए और संभावनाओं को देखिए कि इसके अंदर क्या है। तो आज मैं गंगा से नर्मदा और नर्मदा से कावेरी, 3 नदियों के संगम पर खड़ी हूं और याद करती हूं कि मेरा प्रणाम कन्नड़ के महान संत पुरंदर दास जी को पहुंचे, अक्क महादेवी जी को पहुंचे, और मुझे याद आ रहे हैं आलवार संत। अगर आलवार संत ना होते तो दक्षिण से उत्तर में किसी भी प्रकार का साहित्य ना होता, भक्ति आंदोलन ना होता
और ये हिंदी का इतिहास भी शुरू ना होता। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य में आज जो सामने चीजें आ रही हैं उसमें प्रचार बाजार इस तरह से बढ़ गया है कि हम इस दृष्टि से सोच ही नहीं सकते कि हम एक समर्पित साहित्यकार हैं, लेखक हैं, और हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने साहित्य को समृद्ध कर सकते हैं। तो ये चुनौती मेरे सामने थी। फिर कई जो दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सेमिनारों में जब मैं गई तो मैं केवल 2 शब्द समझ पाती थी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। मेरी ये समझ में नहीं आता था कि अंततः इनका निष्कर्ष क्या होगा, इनका निर्णय क्या होगा। तो मैं ये जान करके प्रसन्न हूं कि प्रचार प्रसार से दूर एक चुनौती को मैं स्वीकार कर रही थी और मैंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि मैं अपना शोध प्रबंध हिंदी में लिखूंगी। 2 तरह के विषय हैं ये, इनको हम इंटरडिसिप्लिनरी शोध कह सकते हैं, मानविकी है और अप्लाइड साइंस है। अब आश्चर्य होता है कि साहित्य में अप्लाइड साइंस और मानविकी का अंतर संबंध कैसे बनता है, जबकि हम ये जानते हैं कि अनुशासन का कोई भी दिशा मनुष्य की चेतना और उसके बेटरमेंट के लिए होती है। तो हम ये कैसे मान लें, हम ये धारणा मन से हटाना चाहते हैं कि हिंदी का संबंध अप्लाइड साइंस से नहीं है। सबसे पहले तो देखिए कि भाषा है, भाषा आपकी बायोलॉजी, आपका शरीर विज्ञान वहां से निसृत होती है, आप तक जाती है तो फिजिक्स आ जाता है, और इस तरह से भाषा की ध्वनियां हमारे पूरे सर्वांग को, पूरे नाड़ी तंत्र को, हमारे पूरी दिशा को बदल देते हैं। यह बात अलग है कि किसी की क्षमता कितनी है और किसी की क्षमता कितनी है। मैंने एक कोशिश की है तो मैं आपके सामने ये चीज रख रही हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है और इसमें पर्यावरण और साहित्य के अंतर संबंधों को हम लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, और मनुष्य से यह प्रत्यक्ष जुड़ता है क्योंकि हम इन्हें अलग अलग मानते हैं। इस धारणा को समाप्त करने के लिए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैंने वनों में जीवन काटा है और मैं वनों से खदानों में गई हूँ, खदानों से मैं फिर पर्वतीय दिशाओं में गई हूँ। इन चीजों ने मेरे मन पर, कवियों ने मेरे मन पर इतना प्रभाव डाला है कि मैं इस दिशा में बहुत अधिक सक्रियता से काम वो अपने आगे बढ़ा रही हूँ। अभी मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो मैं विशेषीकरण की तरफ जा रही हूँ। सबसे बड़ी चीज है, एक तो चुनौती ये है कि हिंदी में हमें साबित करना है, दूसरी चुनौती यह है कि हम धार्मिक, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं हम उन्हें धार्मिक मान लेते हैं, जबकि एक एकांगी दृष्टिकोण से आप किसी भी साहित्य का आकलन नहीं कर सकते। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कहा था कि मैंने इन पन्नों को पलटा और जब मैंने मिलाकर के देखा तो लगा कि एक तस्वीर, एक चित्र मेरे सामने आ रहा है, तो हमें इन्हें नकारना नहीं चाहिए। अब एक है प्रयोग और एक है भाषा। भाषा के अंदर मानविकी, मानविकी के अंदर मन, मन के अंदर चेतना, और चेतना पर पड़ने वाले प्रभाव पर्यावरण से ही पड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि जलवायु, धरती, मिट्टी, हमारा परिवेश, यही हमारा निर्माण करता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा इनसे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। हमारा काम इन्हीं प्रभावों को देखना है और हम बार बार हमें पौराणिक दिशाओं में जाना होगा और इतिहास के पन्ने पलट करके हमें ये तथ्य सामने निकालने होंगे, क्योंकि आज जो हम पर्यावरण देख रहे हैं वह पर्यावरण बनी बनाई मानव के द्वारा निर्मित, उसके द्वारा किए गए हस्तक्षेपों का परिणाम है।
ऐसी स्थिति में हमें ये जानना है कि अंततः पर्यावरण का स्वाभाविक रूप क्या है। इस शोध को करने का सबसे बड़ा कारण यह है, क्योंकि शोध एक प्रक्रिया है, इसका कोई अंतिम निर्णय नहीं होता, और शोध में हम किसी एक टुकड़े के ऊपर बोल दें और हम अपने फैसले दे दें, ऐसा भी नहीं होता। शोध की प्रक्रिया अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, भविष्य से वर्तमान, फिर अतीत की ओर जाती है। और एक तरह से कहते हैं कि एक वृक्ष है, उसकी चीरा फाड़ी, उसकी त्वचा को हम इस तरह से खोलते रहते हैं और उन चीजों को हम निकालने की चेष्टा करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी हम जिसे कहते हैं, और एक है पर्यावरण। पर्यावरण एक प्रभाव, एक परिवेश है। इकोलॉजी मनुष्य पर उस पर्यावरण के पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करती है। उसमें मनुष्य का स्वभाव होता है, उसकी समस्याएं होती हैं, आपकी जटिल भौगोलिक स्थितियां हैं, आपका मन उनसे प्रभावित होता है। इकोलॉजी इस मनोविज्ञान के ऊपर हमारे सामने आती है। हमें यह अध्ययन बताता है कि प्रकृति स्वयं अपना संतुलन करती है। जैसा कि वैदिक दर्शन में हमने पढ़ा कि सूर्य की किरणें जल की मलिनता को स्वयं ही ठीक कर देती हैं। हम ये भी जानते हैं, जैसा कि अनुपम मिश्र ने कहा था, कि बाढ़ आती है तो आप ये ना समझें कि बाढ़ एकाएक आती है। उसके भीतर भूगर्भ में, ऊपर पर्यावरण में, पूरे परिवेश में कुछ कारक काम करते रहते हैं। बाढ़ एकाएक नहीं आती, ये प्राकृतिक है। पर्यावरण की स्थितियां दो हैं, एक है कि प्राकृतिक है, दूसरा है कि मनुष्य द्वारा निर्मित है। आज जो हम पर्यावरण देख रहे हैं वो हमारे, अगर हम ये कहते हैं कि ये संतुलन अपने आप कर लेती है, तो अब वह स्थिति हमारे हाथों से जा चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और युद्ध हो रहे हैं, परमाणु युद्धों से रेडिएशन बढ़ रहा है, प्रदूषण इस कदर है। आप ये देखिए, उज्जैन की बाढ़ बिना बरसात के हुई, चेन्नई की बाढ़ बिना बरसात के हुई। उसके कारण क्या थे? कैचमेंट एरिया में जो स्थापत्य है नगर का, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसलिए उज्जैन में तो ऐसा लगता है जैसे गड्ढे में कहीं पानी भर रहा है। ये चीजें मैंने जानी हैं थोड़े बहुत अध्ययन से, तो ये मैं आपके सामने कह रही हूँ। कुछ चीजें शोध प्रक्रिया में इस तरह से निरंतर कार्य करती हैं कि 21वीं सदी में हम क्या खोकर आज इस स्थिति में खड़े हुए हैं। वे कौन से कारण हैं कि प्राकृतिक संसाधन हमारे हाथ से स्वयं समाप्त हुए हैं और हम टेक्नोस्फीयर में रहते हैं, बायोस्फीयर में नहीं रहते। बायोस्फीयर और टेक्नोस्फीयर का इस समय संघर्ष चल रहा है। बायोस्फीयर का मतलब है कि धरती, जल, आकाश, पानी, पृथ्वी, इनका समीकरण, इनका संतुलन। यदि आपने धार्मिक दृष्टि को छोड़कर गीता का अध्ययन किया हो, तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने मणि की तरह से इनका संतुलन बैठाया है। बात असंतुलन की है और असंतुलन पैदा होता है तो वह कई कई दिशाओं में हमारा विनाश करता है। इस शोध में हम उस जागरूकता को लाना चाहते हैं जिस जागरूकता के माध्यम से हम इस पर्यावरण को रोक सकें। साहित्य में ये चिंताएं आई हैं क्योंकि हमारा विषय साहित्य है और साहित्य में हम वैदिक दर्शन से लेकर, उपनिषदों से लेकर, वाल्मीकि रामायण से लेकर, महाभारत से लेकर और आज तक का जो मध्यकालीन साहित्य है, वहां अष्टछाप के जितने कवि हैं वो सब पर्यावरण और ऋतु और उल्लास को मनाने वाले कवि हैं। आप अगर कृष्ण भक्ति काव्य में देखें तो आचार्य वल्लभ ने जिन अष्टछाप के कवियों को गुरु दीक्षा दी थी तो उन्होंने तुलसी के माला के साथ उनको दीक्षा का प्रावधान किया था। ऐसा क्या है कि हम देखते हैं बौद्ध गया में
पीपल का वृक्ष है, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि बौद्ध दर्शन पंच तत्वों में आकाश को निरस्त करता है, उसके यहाँ 4 तत्व हैं और आकाश तत्व नहीं है, जबकि अंतरिक्ष के ये घटक अंतरिक्ष के ही प्रभावों से हमारी पूरी पृथ्वी पर पड़ते हैं। अब देखिए, जो चीजें हमारे साहित्य में आई हैं, जो चीज हमारे मीडिया ने हमारे सामने रखी है, पक्षियों का स्वभाव बदला तो गौरैया को याद किया कवियों ने कि गौरैया का होना बहुत जरूरी है। गौरैया को पढ़ने के लिए विष्णु खरे ने कहा कि ये पानी में ही आत्महत्या क्यों करती है, और कवि है इसलिए वो कहते हैं कि उसकी आखिरी उड़ान भी ऐसी होती है जैसे उसकी पहली उड़ान हो। तो जो पक्षियों का स्वभाव है, उस स्वभाव पर प्रभाव पड़ा। पंख बढ़े हैं, ध्वनि प्रदूषण से उनके सुनने की क्षमता कम हुई है, और इस चीज को साहित्य में हमारे साहित्य कवियों ने लाया है और इस प्रश्न को हमारे सामने उठाया है। स्पर्धाओं में फिलिस्तीन सीरिया के युद्ध हैं या सीमाओं पर पड़ने वाले अरब इजराइल के युद्ध हैं, इन सब को हमारे साहित्य में स्थान मिला है। ये 21वीं सदी के कवि कहते हैं जो प्रत्यक्ष संवाद करते हैं। देखिए, साहित्य में पर्यावरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में आता है। जब हम कहते हैं कि हमारे सूरदास ने बहुत सुंदर प्रकृति चित्रण किया, प्रकृति चित्रण पर्यावरण नहीं है, वो प्रकृति है, लेकिन पर्यावरण इससे अलग है, वो उसका एक हिस्सा मात्र है। कवि तो अपनी कल्पनाओं में बहुत कुछ कहता है, लेकिन जो प्रमाण है, जो विज्ञान है, वो तो तथ्यों के ऊपर आधारित है, और कवियों ने इन चीजों को पकड़ा। इसमें अज्ञे ने भी पकड़ा है, इसमें रामा तक्षक जी प्रवासी साहित्यकार उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने लीलाधर मंडलोई जी ने पकड़ा है, विष्णु खरे जी ने पकड़ा है, केदारनाथ सिंह जी ने पकड़ा है, मुक्ति बोध ने पकड़ा है, और उपनिषदों में तो ये प्रत्यक्ष संवाद है। अगर हम वैदिक दर्शन की बात करें तो वो तो भौतिकता है। हम 2 ही बातें जानते हैं कि वैदिक दर्शन बाह्यमुखी है और वेदांत उपनिषद ये अंतर्मुखी है, ये ब्रह्म की परिकल्पना है। तो जितने भी ये मैं जिन घटकों की बात कर रही हूँ, ये तो देवी देवताओं के रूप में आवाहन किया गया। इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि कुछ तो उन ऋषि मुनियों ने देखा है, उन्होंने पर्यावरण के उस भीषण स्वरूप को देखा, इसीलिए वे प्रार्थना करते हैं कि आप संतुलित हो, आप प्रसन्न हो, हमने आपके लिए ये चीजें तैयार की हैं, हम आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं, हम आपका आवाहन करते हैं, आप शांत हो, आप संतुलित हो, और आप हमारे ऊपर कृपा करें। और सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। आप ये देखिए कि अब ये जो युद्ध हो रहा है या पीछे दंगे होते हैं, तो आपने देखा पक्षियों का स्वभाव बदला। जो पक्षी कच्चा मांस खाने वाले थे वो भुना मांस खाने लगे। उसके कारण क्या हुआ? गंदगी बढ़ गई, क्योंकि पक्षियों का स्वभाव बिगड़ गया। तो इस तरह से जो महाभारत का युद्ध है, कुरुक्षेत्र में क्यों लड़ा गया? क्योंकि युद्ध के लिए वहां पर जल भी था, हरी घास भी थी, शिविरों का सामान भी था। लेकिन पर्यावरण की ये संकट, क्या ध्वनि प्रदूषण उन युद्धों में नहीं हुआ? तो ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, रेडिएशन हो, ये सब इन 5 घटकों के असंतुलन के कारण ही आते हैं। मैं आपके सामने दक्षिण के ऐसे कवि को रख रही हूं जिसकी शताब्दी अभी मनाई गई पिछले सालों में। उन्होंने क्या घोषणा की? उन्होंने कहा, मलयालम के कवि हैं, सब जानते होंगे आप, उनका नाम है एन.वी. कृष्ण वारियर। उनकी शताब्दी मनाई गई। उन्होंने कब 100 साल पहले कह दिया था कि भाई ये 5 महामारियां इस धरती की हैं। तो ये साहित्यकार ने ही कही ना, ये साहित्यकार की ही चिंता, यही हमारा विषय है कि साहित्यकार ने ये 5 चीजें साफ साफ कह दी कि भैया मिट्टी का तेज प्रभाव, बेहद गति से जल का बहना, वनों का विध्वंस,
जैव विविधता का विध्वंस, उसका विनाश, अंतरिक्ष का प्रदूषण और रेडिएशन का बढ़ता हुआ प्रभाव। आप कहेंगे कि साहित्य में इन चीजों का क्या लेना देना, लेकिन कवियों ने ये बात कही है। ये दक्षिण के बहुत बड़े कवि हमारे सामने खड़े हैं और उसका प्रमाण मैं आपके सामने दे रही हूँ। समकालीन हिंदी समकालीन भारतीय साहित्य, जो साहित्य अकादमी की पत्रिका है, उसके अंदर उन पर विशेषांक निकला था। और तंकमणि अम्मा जी ने, जो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, उन्होंने ऐसा लेख लिखा था और मैंने उनको बधाई दी थी। उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें अथर्ववेद का एक श्लोक बोला गया था, जिसका सार था कि अभी तक हमने खेती नहीं की, लेकिन हे धरती मां, अब हम फसल उगाने के लिए, बीज उगाने के लिए, कंदमूल उगाने के लिए हम आपके मर्म पर प्रहार करने जा रहे हैं। हमारी चिंता है कि आपके मर्म पर प्रहार न हो जाए। यानी पहली बार जब धरती को जोता गया और हल उस पर चला। देखिए, कहते हैं कि पहला राजा पृथु था। हमारे हरियाणा में एक पेवा जगह है, वहां का उनको माना जाता है, बहुत बड़ा तीर्थ है, सरस्वती कुंड है वहां पर। तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने पहली बार हल को जोता था, तब अथर्ववेद में ये पंक्तियां आई थी कि हम आपके मर्म पर प्रहार ना करें। यानी वैदिक साहित्य में हमारी संवेदनशीलता को जीवंत रखने के लिए पहला प्रयास ये हुआ था। दूसरी चीज, जब पहली बार गृह निर्माण हुआ, पहले तो झोपड़ी में रहते थे, फिर गृह निर्माण हुआ, तो हाथ जोड़कर हमारे प्राचीन पूर्वजों ने कहा कि हे मां प्रकृति, हमें क्षमा कर दो, हम घर बनाने के लिए आपको काट रहे हैं, आपके ऊपर जो घोंसले हैं वो घोंसले गिर रहे हैं, मां हमें क्षमा कर देना, हम इतना अत्याचार अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, हो सके तो मां हमें आप क्षमा कर देना। इस तरह से हम ये देखते हैं कि वेदों में इस तरह की चीजें आई हैं। मैं सब कुछ साथ लेकर चल रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा विषय है, अगर एक विषय पर बैठूंगी तो बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। जो जो चीजें मैं आपके सामने ला सकती हूँ वो मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम सबसे पहले देख लें कि जो हम बात कर रहे हैं उसकी जो डेफिनेशन है, जो उसका की परिभाषा, वो क्या है। पर्यावरण, जैसा कि शाब्दिक अर्थ है कि परि और आवरण दो शब्दों से बना है। परि हमारा परिवेश, हमारा एटमॉस्फेयर है, और आवरण है उसको ढकने वाला। इसका तात्पर्य है कि जो भी इस धरती के ऊपर पूरा का पूरा जीवमंडल है, उस जीवमंडल की परिधि में आने वाले, आवरण की परिधि में आने वाले जितने भी घटक हैं वो पर्यावरण की श्रेणी में आते हैं। और इसकी जो परिभाषा वैज्ञानिकों ने दी है वो ये दी है कि जनसामान्य में तो हम पर्यावरण कहते हैं कि एक परिवेश है, एक एटमॉस्फेयर है, एक जीवमंडल है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्यावरण में हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, छोटी छोटी चीजें इस पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि केवल प्रकृति से इसका सीधा संबंध है। ये मनुष्य के सर्वांग को लेकर चलता है और पारिस्थितिकी उसके स्वभाव के का आकलन करके उसकी तरफ दिशा देती है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मानविकी
और अप्लाइड साइंस, जब दो मिलकर के चलते हैं तो बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आते हैं। वैदिक दर्शन में जितनी भी ऋचाएं हैं वे ऋचाएं वैज्ञानिक पुला पर कसकर के सामने रखी गई हैं कि इनका आधार वैज्ञानिक है। इन्हें धर्म कर्मकांड ये हमारी इच्छा है कि हम उन्हें किस दृष्टि से पढ़ते हैं। मुझे ये दृष्टि लगी कि मेरे मन में ना धर्म था ना कर्मकांड थे, मेरे मन में तो ये था कि अंततः है क्या। मैं ये जानना चाहती थी कि वास्तविक स्वभाव पर्यावरण का क्या होता है। हम क्यों पढ़े पौराणिक ग्रंथ, हम उनकी उपेक्षा क्यों करें। हम इसलिए पढ़ें कि हम ये जाने कि इस प्रक्रिया के अंदर जहां हम संरक्षण की बात करते हैं उस संरक्षण में हमें अंततः जाना कहाँ है, हमारा मानक क्या होगा, हमें किस दिशा तक जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें लौटना पड़ता है कि स्वभाव तो ये है, स्वाभाविकता तो ये है। इस स्वभाव के कारण, इस स्थिति के कारण हम इन दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपके सामने सबसे पहले एक कवि को सामने रख रही हूं, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह ने क्या कहा है, मैंने पहले ही कहा कि सोचकर नहीं होता है, कि हम सोचकर कर रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप में आता है। जब आप धरती की चिंता करते हैं तो चीजें अपने आप सामने आती हैं कि जड़ें तो चमक रही हैं, ढेले भी बड़े खुश हैं, घास को भी पता है कि चींटियों के प्रजनन का समय आ गया है, बहुत करीब आ रहा है। दिन भर की तपिश के बाद ताजा पिसा हुआ गरम गरम आटा एक बूढ़े आदमी के कंधे पर चलकर घर तक जा रहा है और यह मटमैलापन जूझ रहा है। और पृथ्वी जो विनाश की खबरों से भरी हुई है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जो विनाश की खबरों से भरी हुई है वह पूरी ताकत के साथ स्वयं को बचाने के लिए खड़ी हो गई है। ये धरती की चिंता केदारनाथ सिंह जी की कविता में हमारे सामने आई है। सबसे बड़ी चीज है, देखिए जो काम है इसमें पर्यावरण कानूनों पर भी बात हुई है। पर्यावरण कानून और वानिकी में अंतर है। वानिकी वन संबंधी समस्याएं हैं, शिकार की समस्या है, कटान की समस्या है, पेड़ों की समस्या है। लेकिन पर्यावरण के कानून मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये बहुत स्पष्ट लिखा है हमारे बड़े कानूनविदों ने कि हमारी जो सोसाइटी रही है वो इको सोसाइटी रही है। इस इको सोसाइटी को हमने दिग्भ्रमित कर दिया है और अब हम एक तकनीकी युग में चलते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने इस परंपरागत बायोस्फीयर को समाप्त करते चले जा रहे हैं। तो इन विस्फोटों में जो रेडिएशन की स्थिति बनी है जिससे जल स्रोत सूख रहे हैं, तो ये तो हमारे हाथ में है। अब एक जैन आचार्य क्या कहते हैं, साहित्य तो वो भी है जिसने सबसे बड़ा हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, जिसने हमें एक दिशा दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रदूषण है, ये जो पर्यावरण है, ये तो भौतिक है। देखिए अपनी अपनी परिभाषाएं, अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो सोच है वो बहुत अच्छी है और उसमें एक अंतर संबंध है कि ये भौतिक समस्याएं हैं, इससे तो तकनीक निपट लेगी। जैन आचार्य कहते हैं कि ये जो प्रदूषण की समस्याएं, इसे तो तकनीकी रूप से आप संभाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर का प्रदूषण है उसे आप कैसे मिटाएंगे। मैं यहाँ पर एक मौलिक स्थापना देती हूँ कि दो चीजें आपके सामने हैं। एक आपके सामने भौतिक स्थिति है, एक आपके सामने आपकी मानसिक प्रतीति और उसकी स्थिति है। हम ये कहते हैं कि जो चीज बाहर है उसको समेटने के लिए भीतर एक संकल्प चाहिए। आप
पूजा पाठ कर्मकांड करके बैठ तो नहीं जाते, वो आप अपने लिए करते हैं, अपनी चेतना के लिए करते हैं, अपनी सुख शांति के लिए करते हैं, लेकिन आप समाज के लिए क्या कर रहे होते हैं। जैन मुनि ये कहते हैं कि ये मानसिक प्रदूषण अगर हमारे हृदय से समाप्त हो जाता है तो पर्यावरण की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त हो सकती है, यदि हम इस दिशा में विचार करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राणवायु, आजकल जो कोरोना का संकट आपने देखा, उस संकट में ऑक्सीजन के लिए बहुत हाहाकार हुआ। ईश्वर कहीं नहीं है, बेहद तड़प कर एक कवि ने अपना संग्रह सामने रखा और हम उस हाहाकार को उसके अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। तो प्राणवायु के जो स्रोत हैं उन्हें भी तो हमने समाप्त किया। ये हमारी कविताओं के अंदर है। अब आप कहेंगे तो मैं कविताएं निकाल निकाल कर आपको जितनी मुझसे हो सकती है मैं सुनाऊंगी कि अमेजन, वर्षावन, छत्तीसगढ़ के कुशेल, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, कांगेर बस्तर के, वहां हमारे पर्यावरण के स्रोत हैं, लेकिन हम जागरूक होकर भी उन्हें बचाने की चेष्टा नहीं करते। ये हमारे शोध का एक लक्ष्य है कि हम ये जागृति पैदा करेंगे। देखिए, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। आप ये देखें कि जब अंग्रेज वेस्टर्न घाट दक्षिण में उतरे तो सबसे पहले उनकी निगाह सागौन पर गई, जो उनकी व्यापार व्यवस्था का सबसे बड़ा माध्यम थी, जो उनके समुद्री यात्राओं में, जहाजों के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। रेल की पटरियां वो बिछाना चाहते थे, वहां पर इसका काम हुआ। तो भाषा तो उन्होंने हमारी बांटी, समाज उन्होंने हमारा बांटा, और हुआ क्या कि हमारे वृक्ष वन पौधे सब बट गए। चाणक्य तक ऐसी कोई नीति नहीं आई थी। यहां पर रहने वालों को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं सहना पड़ा था। आप अगर इतिहास में जाएं, इसके मेरे शोध के अंदर ये चीज है कि आदिवासी विद्रोह क्यों हुए, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए। मध्य प्रदेश में 1930 में जंगल सत्याग्रह क्यों हुआ, उसमें साहित्यकारों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और सबसे बड़ा काम हुआ कि आदिवासी जो समूह थे उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा, और जो नेता उनको कहता था कि आजादी दिलवाएंगे, वो उसको गांधी बाबा आए, इस तरह से उच्चारण वो करते थे। तो उस आंदोलन में चराई, नहरी पानी और एक प्रतीकात्मक, उस समय संयुक्त मध्य प्रदेश था, संयुक्त मध्य प्रांत था, और उसकी राजधानी होती थी आपकी महाराष्ट्र की, जिसमें सारे फैसले होते थे। और एक प्रतीकात्मक रूप में जंगल सत्याग्रह में वो आदिवासी जाकर के नागपुर से आदेश लेकर के चराई का प्रतीक किया करते थे। गांधी जी ने उत्तराखंड की यात्रा 1929 में की। तब उन्होंने हरिद्वार के तीर्थों, जात पात, उन्होंने ये देखा कि वहां क्या होता है कि जो पूरियां हैं, जो पक्का खाना है, वो तो खाया जाता है, जो दाल चावल है उसको कहते कच्चा खाना है, वो नहीं खाते। तो इस विभेद को पर्यावरण ने हमारे सामने रखा, क्योंकि पहाड़ में जीवन इतना आसान नहीं है। आप जैसलमेर में चले जाइए, जैसलमेर में सुबह उठेंगे तो आपको चादर की आवश्यकता नहीं है, और वहां आपको रेत की चादर में सोना होगा। संघर्ष किसके हिस्से में आता है? संघर्ष स्त्री और पुरुष मिलकर के करते हैं। उन हालात में वो अपने जीवन को संभालते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि महात्मा गांधी जी ने जो संदेश हमें दिया, तो साहित्य में देखिए, कृष्णाश्रय में, वल्लभाचार्य के कृष्णाश्रय में 16वीं शताब्दी में इस बात को उन्होंने सामने रख दिया था। और उन कवियों ने ये संकल्प किया था कि यमुना में हम पैर नहीं लटका करके चलेंगे। यमुना एक पवित्र नदी है, इसका जल
पिया जाता है। ये जागरूकताएं हमारे साहित्य में सामने आती हैं। तो ये एक इतिहास है जिस इतिहास में हम जी रहे हैं। आप देख लीजिए इंग्लैंड की थेम्स नदी, थेम्स नदी के गंदलेपन पर और म्यूचुअल फ्रेंड्स नाम का एक उपन्यास सामने आया जिसमें इसके बज बजाते बदबूदार गंदे पानी और सड़हान से संसद को रोकने की बात सामने आई। उस उपन्यास में ये चीज भी आई कि एक गरीब अपने बच्चे को लेकर उन लाशों में से पैसे ढूंढ रहा है। बात ये नहीं है, बात है लंदन वासियों ने अपने इतिहास को कभी छिपाया नहीं। उन्होंने, आज भी थेम्स साफ नहीं है, आज भी उन्होंने अपनी जो सड़कें हैं वहां पर मिट्टी नहीं, मिट्टी को वो रोगाने का कारण मानते हैं, तो पूरा सीमेंटेड है वहां पर, क्योंकि वहां ठंडा है इसलिए वहां प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे यहाँ सीमेंट आप कर दीजिए, हमारा देश तो गर्म है, तो हमारे यहाँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सन 2010 में सारे ब्रिटेन के प्रयासों से थेम्स नदी साफ हुई, उसे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला और यह लंदन वासियों ने करके दिखाया। और ये साहित्यकारों की जगाई हुई चेतना थी जिसके कारण ये सारा संभव हुआ। तो साहित्य को हम काट करके नहीं देख सकते। देखिए, ये जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, जिसमें जो राइम्स पढ़ाई जाती हैं, उसमें उस समय के प्लेग, महामारी इत्यादि का पूरा इतिहास है। और जो बाबा, ब्लैक शिप, इस तरह की कविताएं जो हम बैठ करके ड्राइंग रूम में सुनवाते हैं, उनके अगर इतिहास में आप जाएंगे तो वहां पर आपको रोगाणुओं का बहुत बड़ा भंडार मिलेगा, और जो त्रासदियां इतिहास में हुई हैं उनके प्रमाण वहां पर मिलेंगे। मुक्तिबोध की एक कविता है जो आसन्न संकट का संकेत देती है। हमने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्थितियां हैं कि असमय वर्षा में झरे गिरे फूल के कुंजों से ठंडी मिली जमीन की जो भीगी हवा है, यह तुम्हारी है क्या? यह नहीं कहीं से आती, मुझे लगता है कि यह आपदा नवा है। बहुत संकेतों के अंदर हमारे यहाँ ये चीजें आई हैं। आप ये देखिए कि आप शांति निकेतन की एक परंपरा को याद कीजिए, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आह्वान किया है, सावन महीने के 22वें दिन 5 तत्वों के प्रतीक छोटे छोटे बच्चे एक जुलूस रूप में निकलते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनके साथ ढोल मंजीरे के साथ गाते हुए निकलते हैं और कहते हैं कि सूर्य को वहां तेज शब्द दिया गया है, अग्नि को तेज शब्द दिया गया है कि इसे अपने प्रकाश, अपनी अग्नि से स्पर्श करो जिससे इसमें कोपले फूटे। हवा, तुम इसको सहला दो कि इसकी सिहरन में यह कुछ समृद्धि ले। तो जितने भी ये 5 तत्व हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आज तक शांति निकेतन में वो परंपरा कायम है। तो इस चीज को हमें जानना जरूरी है कि हमारे बड़े साहित्यकारों ने अपने ढंग से, उस समय पर्यावरण संकट नहीं था। हम जिस युग की बात करते हैं, हम वैदिक युग की बात करते हैं, हम द्वापर युग की, या हम उससे पहले त्रेता युग की बात करते हैं, पर्यावरण संकट नहीं था। लेकिन अयोध्या को किस तरह बसाया गया, अयोध्या की व्यवस्था क्या थी, किस तरह के खंबे थे, किस तरह के परकोटे थे। जयसी का आप पद्मावत पढ़ लीजिए, पर्यावरण का उससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं समझती। पद्मावत को तो मैं सिराने रखती हूँ और उसकी हर पंक्ति से पढ़कर मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। और उसमें उन्होंने 12 मासा जो लिखा है, हालांकि एक विरहणी की व्यथा है उसके अंदर,
लेकिन उसके साथ साथ वो जो कहती है उस चीज का आकलन मैंने अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आते जाते किया कि जेठ का महीना आता है तो कलेजा फट जाता है। मैंने देखा आते हुए कि वास्तव में इस तरह की चीजें हैं। जल स्रोत सूख गए हैं तो साहित्य में ये चीजें, अभी कभी कहेंगे बिहारी कह देते हैं कि भाई ये तो गर्मी आ गई, कहलाने एक अद्भुत अही मयूर निर्बाध, सबके सब तकलीफ में इकट्ठे घाट पे पानी पी रहे हैं। तो साहित्य की ये चिंताएं, उस दृष्टिकोण से हमें नए ढंग से अध्ययन करने की आवश्यकता है। मुक्तिबोध कहते हैं लगता है कुछ पढ़ लूं, लगता है कुछ पढ़ लूं, कुछ लिख लूं, लगता है अपने मन में अन्य मनों के भावों को भी मैं परख लूं। आज ये गर्म दिन, ये गर्म रात, तपती धरती की ये कैसी उसास, ये बफान लेकर, इस धरती की उसास की बफान को लेकर उगते रवि सा मैं जाना चाहता हूं विश्व के एक नीरव कोने में, जहां मैं महसूस कर सकूं इस गर्मी को। आप, मैं समझती हूँ कि आप मुझे बता भी दीजिएगा मेरे समय के बारे में, ताकि मैं अपनी चीजों को सामने रखूं। लीलाधर मंडलोई जी ने कविता लिखी है, जीना भूल गए। आतंक के भय से उठा लाए थे, आतंक के भय से उठा लाए थे जिन जानवरों को बच्चों सहित इतने पालतू हो गए चिड़ियाघर में जाकर कि शिकार करना भूल गए, वो जीना ही भूल गए। ये स्थिति एक चिंता के रूप में हमारे सामने आई है। तोड़ते हुए उसने कोयले के पहाड़ टेमे को एक आईने की तरह उसके विषैले धुएं की परत को फेफड़ों में बनाती रही घर। इन स्थितियों में देखा, ये लीलाधर मंडलोई जी ने कहा। इस तरह से हम देखते हैं कि जीवन में मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया में डिस्कवरी चैनल है या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल्स में इतने सारे कार्यक्रम देखते हैं, बच्चों के लिए चीजें बनी हैं। हमें पंचतंत्र की तरफ जाकर देखना चाहिए कि उस समय पर्यावरण की स्थिति, वो चाणक्य ने लिखा था विष्णु शर्मा के नाम से, उस समय के पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका हमारा मानक क्या होना चाहिए। मानक हमें साहित्य देता है, हमें विज्ञान नहीं देता। विज्ञान तो समस्या का निराकरण करता है, उसके सामने एक समस्या है, उस समस्या को वो अपने तकनीकी प्रभाव से, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से पूरा करने की कोशिश करता है। तो किस तरह से अमेरिका की एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मीडिया ने बताया, आप तो जानते हैं जलवायु समझौता हुआ पेरिस के अंदर, सूर्य मित्र देशों की बैठक हरियाणा में हुई कि किसका उत्सर्जन कितना हुआ, किसने कितनी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया और उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भूमिका रही है। यह चीज हमें मीडिया के माध्यम से आई कि अमेरिका में बर्फ जम रही है और ऑस्ट्रेलिया गर्म हो रहा है। तो ये जो विभिन्न भागों में जो स्थितियां बन रही हैं, इनको बचाने की क्या उपाय हैं, इसके लिए हमें विस्तृत अध्ययन में जाना होगा। और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रदूषण की समस्या खड़ी हुई है। मैंने ये एक कविता खुद लिखी, झरे होंगे बीज धरती पर कहीं, झरे होंगे बीज धरती पर कहीं, उगेंगे आज नहीं तो कल, जैसे उगती हैं संभावनाएं कल के लिए। आप देखिए कि एक पूरा काव्य संग्रह मेरा पर्यावरण को समर्पित है, मुझे गाने दो मल्हार। उसमें मैं उन चीजों को सामने लाई हूं। सन
2002 में सूखा पड़ा, उसको लेकर एक प्रेरणा मेरे मन में बनी और मैंने एक काव्य संग्रह लिख डाला, जिसमें आप उस तकलीफ को देखेंगे जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, परंतु जटिल स्थितियों में, कठिन स्थितियों में काम करने वाली स्त्री किस तरह से अपना समीकरण बैठाती है, किस तरह से अपने उल्लास को जीवंत रखती है। साहित्य हमें इस दिशा की ओर ले जाता है, इसलिए कि हम इस प्रश्न को साहित्य में उठाते हैं कि पर्वत की तलहटी में दूर बसा है गांव, आ रही हैं ढोलक की थापें, कहीं ब्याह हो रहा है वहां, सीढ़ीदार घुमाव खेतों में, चरवाहों की वंशी के स्वर गूंजे, निर्वासित नहीं है जीवन पर्वत की तलहटी से। एक कविता है, आपको अगर याद हो, कि उत्तराखंड में मालपा गांव है, कैलाश मान सरोवर पर के लिए एक दल निकला था। इसमें ओडिसी की कुशल नृत्यांगना प्रतिमा बेदी भी थी। जैसे कि शिविर लगा लिया जाता है, उस शिविर में पहाड़ के नीचे वो शिविर लगा लिया गया और रात में पूरा का पूरा मटीला वो पहाड़ का पहाड़ उन शिविरों पर गिर गया। तो हमने यही लिखा कि जीते जी ये कैसे पर्वत की यात्रा है, ये कैसी मोक्ष की यात्रा है कि रह गए हैं मटीले, कट गए हैं वन और मनुष्य का जीना मुहाल हुआ है। ये चिंता साहित्य में बड़ी शिद्दत के साथ उठ कर आई है। ये है नंगे पर्वत, सूखी नदियां, फिरते पहाड़, धंसती धरती, कुल्हाड़ों की चोट, कट कट कर गिरते पेड़, बस पर्वत की यही यात्रा है। आपको याद है मालपा गांव, जिसका प्रकरण मैंने अभी आपके सामने रखा था। आपको उत्तराखंड की त्रासदी भी मालूम होगी। उत्तराखंड में जो सन 13 में जून में यकायक बाढ़ आई थी, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, मंदाकिनी ने, और पूरा जो संस्कृति थी वो जलमग्न हो गई। अब एक चीज मैनमेड है, ये प्राकृतिक थी, प्राकृतिक भी नहीं थी। गांधी सरोवर जो ऊपर है उसमें दरारें हुई थी और उसका किनारा अलग हुआ था, तब वो नदी सीधे कैलाश पर्वत पर, सीधे केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ी और मंदाकिनी अपना रास्ता, क्योंकि उस पर मिट्टी के लौंदे गिर गए और उसकी दिशा बदल गई पूरी तरह से। लेकिन जो हमारे लोकगीत हैं, लोकगीतों में ये समस्या है। आपने टिहरी बांध के बारे में सुना होगा। टिहरी बांध को बनाने के लिए गंगा की दिशा को बदलना पड़ा। क्या कभी ऐसा हुआ है? यह है मानवीय हस्तक्षेप, यह है पर्यावरण से छेड़छाड़। जो जल बंटवारे हैं, उन पर बनने वाले जो बांध हैं, जो हमारे युद्ध हैं, जल युद्ध, पहले हम कहते थे कि तीसरा जो युद्ध है वो जल के ऊपर होने वाला है, लेकिन अब ये दूसरा ही यूक्रेन और रशिया का युद्ध हमारे सामने आया है। तो उसकी अपनी सीमांत झगड़े हैं, अपनी अपनी स्पर्धाएं हैं। कभी ये मिलते हैं, कभी ये टूटते हैं, फिर ये सीमाओं पर लड़ते हैं। फिर इन्हें लालच आ जाता है कि जो हमने तोड़ करके अपना हिस्सा अलग किया, वहां तो जल के, वहां तो तेल के भंडार हैं, वहां तो ये वस्तु अधिक मिलती है। तो ये जो लालच और लोभ है, ये रोकना पड़ेगा, ये स्पर्धा रोकनी पड़ेगी। साहित्यकार इस बारे में चिंतित है। मेरी समझ में ये नहीं आता, आज तक जो मैं खबर पढ़ रही हूँ, उन खबरों में यूक्रेन के साहित्यकारों ने क्या कहा, ये तथ्य अभी तक ना मीडिया ने सामने रखा है और ना हमारे सामने आया है। हम ये जानना चाहते हैं। तो गौरैया का जैसा मैंने बताया कि पानी में ही क्यों डूबती है, इस तरह की समस्याएं क्या हैं, उसके पीछे जो हमारे प्रोफेसर सलीम थे, मैं उन्हें पंछी वाले कहती हूँ, उन्होंने उन तथ्यों को हमारे सामने रखा। वैदिक दर्शन में, अब मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं, वैदिक दर्शन में जो सबसे बड़ी चीज मेरे सामने आई है वो ये है कि सबसे पहली बार
जल स्रोत रेगिस्तान में मिला। पहला उदाहरण जल संरक्षण का ऋग्वेद की ऋचा में मिलता है कि 3 ऋषि प्यास के लिए भटक रहे थे। रेगिस्तान के टीलों से गुजरते हुए उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, रेत से भरा हुआ, जिसमें स्वच्छ जल था। आप ये देखिए कि आज भी हमारे जो परंपरागत घर हैं उनमें घड़ों के नीचे रेत रखने की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि इससे पानी ठंडा होगा। तो और जल को स्वच्छ करने के लिए भी रेत की प्रणाली को, इसकी तकनीकी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये हमें कहाँ से मिली? ये स्रोत हमें वैदिक दर्शन से मिला। अब परंपरा है, उस परंपरा में सुख को भोगते हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। वास्तविकता तो यह है कि हम मेहनत करना नहीं चाहते। वास्तविकता यह भी है कि हम सुविधा भोगी हो गए हैं और इस सुविधा भोग में हम ये भूल चुके हैं कि एक भंडार खत्म होता है और उस भंडार को बनाए रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इजाफा करते रहना चाहिए। यानी जैसे ही टूट फूट हो, उस टूट फूट को तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। हम अध्ययन मनन के लोग क्या सचमुच अध्ययन के प्रति गंभीर हैं? नहीं है। मेरा अनुभव कहता है कि हम सुविधा भोग में हैं, हम त्वरित परिणाम चाहते हैं, हमें सुख चाहिए, हमें सुविधा चाहिए। और हम कहना नहीं चाहेंगे, हमारा शिक्षा क्षेत्र है, उसके अंदर जो अंडरवर्ल्ड माफिया काम करता है, उससे जूझना आपके और हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने हिम्मत की और मैंने उस चीज को हटाने की चेष्टा की जहां तक मैं चल सकती, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मुझे किसी की नियुक्ति नहीं करानी थी, मुझे किसी कोई लाभ नहीं उठाना था। मैं अपने विद्यार्थियों को रात और दिन सेवा के लिए उनको काम करने की प्रेरणा देती हूँ। और आज भी दिन भर में कम से कम 8-10 फोन मेरे पास मेरे विद्यार्थियों के आते हैं, वो मुझसे जुड़े हुए हैं और रोज कोई ना कोई समस्या वो पूछते हैं। लेकिन हर कोई नहीं, वो जिन्हें आगे बढ़ना है, जिन्हें आगे पढ़ना है, उन्हें मैं नई नई शोध की दिशाओं की तरफ भी उन्मुख कर रही हूँ। अब मैंने पर्यावरण के ऊपर जो थीसिस मेरे पास आई, जिसमें मैंने राजस्थान में इस बात को सामने रखा कि भी राजस्थान तो बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है, कहीं आपके बहुत हरियाली है, कहीं बहुत सूखा है, लेकिन पर्व त्योहार जीवन और जिंदगी तो वहीं बसती है। तो आप जल के ऊपर काम क्यों नहीं करते? और बड़ी सुखद सूचना है कि जल संरक्षण के लिए मेरे पास थीसिस आई है। इससे पहले 2 थीसिस इसी प्रकार की आई कि जिसमें जल संरक्षण की बात थी। मैं जहां जाती हूँ, जिस चीज को चेक करती हूँ, मुझे अगर वाइवा पे बुलाया जाता है तो मैं इस चीज को सामने रखती हूँ कि मैं पृष्ठपेषण नहीं चाहती। यानी आप अगर कबीर को पढ़ रहे हैं तो पढ़े जा रहे हैं, आप महादेवी वर्मा को पढ़ रहे हैं तो पढ़े जा रहे हैं, तो पृष्ठपेषण किए जा रहे हैं। अब अगर हम छायावाद की बात उठा दें तो लोग, मुझे याद आ गया, मुझे कामायनी का चिंता सर्ग याद आ गया बातें करते करते। जो चिंता सर्ग में प्रलय का कारण है वो क्या है? क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद? और बहुत बड़ा राजनीतिक सटायर है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण राजनीति में कोई आप अलग मान के मत चलिए। हमने पहले ही कहा है कि जो पर्यावरण की परिधि में आता है वो हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा जीवन, हमारा रहन सहन, हमारी भौगोलिक स्थितियां, ये सब हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने ये कहा है, देवनाथी और क्यों ना होते, क्यों प्रलय से धरती विश्लेषित ना होती? इसलिए हुई कि हम सारे के सारे नेता थे। अब आपको कहने की क्या आवश्यकता है? हम कोई राजनीति की बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन आज सब नेता हैं। और समाज कहाँ जा रहा है, किसकी चिंता किसे है, और कहाँ आप अपनी दिशा को मोड़ कर ले जा रहे हैं, ये इस राजनीति ने तय किया है। हम ये कहते हैं कि आप और हम साहित्यकार हैं, हमारे हाथ में कलम है, हम समस्याओं को देखते हैं, हम समस्याओं को देख करके उसके ऊपर लिखते हैं, लेकिन हमारा लिखा हुआ पढ़ता कौन है? हमारी चीजों को इतनी ध्यान से देखता क्यों कौन है? तो
हमारे यहाँ भी एक बाजारवाद चल पड़ा है, हमारे यहाँ भी एक प्रचार प्रदर्शन और एक दूसरे के प्रति स्पर्धा, और जब साहित्य शिकंजों में होता है तो आप मान सकते हैं कि क्या होता है। तो हम इस दिशा में नहीं चलते, जो अपने आप मिल जाए वो ठीक है। हम प्रयास करके ये कहें कि हम बड़े योग्य हैं, हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है, अगर आप में खुशबू है तो खुशबू वहां पहुंचेगी, आज नहीं तो कल, और नहीं है तो इमर्सन जो बहुत बड़े दार्शनिक हैं उन्होंने कहा है कि साहित्यकार सूनी बेंचों को संबोधित करता है। वो शताब्दियों के नाम ये शब्द देता है कि उसे ये विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये सूनी बेंचें भरेंगी और उसकी बात को सुना जाए। मुझे बता दीजिएगा मेरे समय के बारे में। जी 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 मैडम, आप बोलती रहिए, बहुत जरूरी बातें आप कर रही हैं। अभी ऐसा कुछ आप जो है आगे बढ़ा सकती हैं। जी जी। तो जैसा मैं वैदिक दर्शन की बात कर रही थी, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप वेदों पर ही आइए। ये भूल जाइए कि ये धार्मिक ग्रंथ है, आप ये भूल जाइए कि ऋषियों ने कर्मकांड की बात की है। अथर्ववेद पूरी तरह से चिकित्सा का बहुत बड़ा मानक है। यानी मैंने तो एक बहुत बड़ा तमाशा देखा है कि एक कोई है स्वामी जी, वो जो थोड़े बातों में आ जाते हैं, थोड़े बहक जाते हैं, उनको कहते हैं कि एक श्लोक लिखूंगा पुड़िया के अंदर, वो ले जाओ और तुम ठीक हो जाओ। अब उस श्लोक का उच्चारण तो वो नहीं कर सकते जिनको वो दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको भाषा, आपको यदि संस्कृत के साहित्य को पढ़ना है, उसकी भाषा साहित्य को समझना है, तो आपको बोलना भी शुद्ध पड़ेगा, आपका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, आपको संस्कृत की समझ होना चाहिए, आपको संस्कृत की ऋचा को पढ़कर उसके अन्वय को देखना चाहिए और किस तरह से संगति बैठती है ये भी आपको देखना होगा। मैं समझती हूँ कि ये प्रश्न मैं जो कह रही हूँ हो सकता है कि किसी के लिए बेमानी हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। डीन रहते हुए मैंने कुछ कंप्यूटरों के साथ एक प्रयोगशाला बनवाई। उच्चारण की समस्या हरियाणा में बहुत ज्यादा है। मैं तो ये देखती हूँ कि बड़े बड़े साहित्यकारों में है और हम इसे कोई बड़ी समस्या नहीं मानते, लेकिन नहीं, जो भाषा है अपने सौंदर्य में खड़ी हुई है, जो भाषा है अपनी पूरी श्रेण्य स्थिति में, जिसको हम कहते हैं क्लासिक, अपनी क्लासिकी में है, तो उसके वास्तविक रूप को समझने के लिए हमें उसकी तह तक तो जाना चाहिए, लेकिन हम इस चीज को महत्वपूर्ण नहीं मानते। जब मैं ये कंप्यूटर लैब बनवा रही थी तो मेरी बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई, और सच ये है कि एक अपने नाम को, अपने विश्वविद्यालय के नाम को लिखने के लिए मुझे महीनों महीनों बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अंततः मैं सफल हुई। मैंने धैर्य नहीं खोया, और वो स्थिति आई कि जब मेरी क्लास होती थी तो कोई एक ढांग जगह है और एक ही बस आती है, लेकिन बच्चे वहां से मेरी क्लास में पढ़ने के लिए आते थे। ये मेरी बहुत बड़ी सफलता थी। आप अपनी भाषा पर अधिकार रखिए, आप अपनी भाषा की भीतरी जो गहन से गहन अनुभूति, जो चीजें हैं, उनको आप सामने रखिए। उस कंप्यूटर लैब में मेरे जो अंडर में 10-15 विभाग थे, उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाई कि 1 घंटा कंप्यूटर लैब में बच्चे बैठेंगे, और वो पाठ्यक्रम में टाइम टेबल में बाकायदा लगाई गई। बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन मेरे आने के बाद अब मैं नहीं जानती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी कोशिशों में रही। ये वैदिक दर्शन की जो मैं बात कर रही थी आपके सामने, मूल रूप से इसमें एक तो मैंने जल संरक्षण की बात कही, दूसरे जो ये एक धारणा है कि वैदिक दर्शन में पशु यज्ञ की मान्यता, ऐसा नहीं है। श्लोक कह रहे हैं कि जो धन आए वो सही माध्यम से आए। हम जो यज्ञ करें
वह हिंसा से विहीन हो, हिंसा के साथ न हो। बहुत सी धारणाएं आपको तोड़नी पड़ेंगी और मेरी धारणाएं बहुत स्पष्ट हैं इस दिशा में कि अब इस प्रोजेक्ट को करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 लोगों में मुझे अकेली का चयन इसमें हुआ था और वो काम मैंने किया। और अपने काम को, अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए कभी कभी अपने लिए 2 शब्द कह देने चाहिए, क्योंकि एक चुनौती के रूप में मैं आपके सामने एक नया विषय रख रही हूं, तो मुझे इस बात को कहने में संकोच भी नहीं है। हिंसा की बात आप ये देखिए, जो यज्ञ होता है, यज्ञ में जिस पात्र का प्रयोग होता है, जैसे कि मान लीजिए हम उसे कहेंगे शंपा, कुछ चरु भी कह देगा। हम घी को जो आहुति में डालते हैं, उसका जो पात्र है, उस पात्र को स्वच्छ करने के लिए भी वहां पर मंत्र हैं। हर प्रकार के रोगों के लिए आप वहां पर ढूंढ सकते हैं। ये जितना भाषा स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, सब हमारे इन वेदों के अध्ययन के साथ आया है, जिसे आप भूल जाते हैं, जिसे आपको भूलना नहीं चाहिए। जहां तक इसमें हिंसा की स्थिति है, जहां तक इसमें संरक्षण की स्थिति है, जहां तक इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि बार बार जो देवताओं का आवाहन होता है, इसमें जितनी भी ये दैविक शक्तियां हैं, उन शक्तियों का नाम और उनका आवाहन ये कहकर किया जाता है कि हमने आपके लिए ये पेय बनाया है, सोम पेय जिसको कहा जाता है। लोग मजाक भी बनाते हैं, लेकिन वो जौ के अनाज से बनने की प्रक्रिया है। उसमें ये तक भी बताया गया कि इसको स्वच्छ करने के लिए सूर्य की किरणों का कितना तापमान होना चाहिए, और उसके लिए वो, क्योंकि जिस अपने आराध्य देवता को वो देना चाहते हैं, उसमें वो किसी भी तरह की, क्योंकि जानते हैं कि उससे वो कुपित होगा और उसका विनाश अलग से एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आएगा, तो उस स्वच्छता के लिए, उस छोटी छोटी चीज के लिए भी आप अथर्ववेद में जा सकते हैं। आपको जितने भी शारीरिक रोग हैं, उन शारीरिक रोगों में जो कुछ ऐसे रोग हैं जो मानसिक भी हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, उन सबके निराकरण के लिए वहां पर श्लोक, ऋचाएं रखी गई हैं। उन ऋचाओं के माध्यम से आप अगर उच्चारण सही करेंगे, वहां तो ये भी कहा है कि कितनी गति से, कितनी धीमी गति से आपके शब्दों का उच्चार होना चाहिए। इसमें जो ऋषि मुनि जो उच्चारण करते थे, उनकी ध्वनियों का स्वरूप क्या होगा, उनकी गति क्या होगी, और कहीं कहीं कहा कि मेढक की तरह से कहीं कहीं उन्हें सबको मिल करके उन ऋचाओं का जाप करना है। तो ये इतनी बारीक और इतनी सूक्ष्म बातें हैं जिनके लिए हम आपके सामने इस तथ्य को रखना चाहते हैं। अब मैं आपके सामने रखती हूँ पर्यावरण कानून क्या है। और हमारे आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में हाँ तो कृषि विकास के लिए सब कुछ, लेकिन उसमें कोई उड़ीसा का जल समझौता था। पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं में वो हमारे सामने आया। यानी चिंता उस तरह से नहीं थी, लेकिन चिंता थी। इन चिंताओं के बीच में हम अपनी आजादी के बाद की जो स्थितियां हैं, उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये हमें पर्यावरण कानूनों के माध्यम से पता चलता है। पर्यावरण कानून, अब देखिए जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई है, क्योंकि मैं मेरे पिता वन अधिकारी थे, तो मैंने ये देखा है कि एक गैप है, एक कम्युनिकेशन गैप है वानिकी, वन विभाग और सिविलियंस के अंदर। अगर ये गैप मिट जाए और मिलकर के काम हो, तो हमारी वानिकी की समस्या भी मिट सकती है। सबसे बड़ी जो चीज हुई है, अंग्रेजों ने जो वानिकी के नियम, फॉरेस्ट नियम बनाए थे, वन नीति बनाई थी, आज तक देश उन्हीं पर चल रहा है, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। समय के साथ इस वन नीति का
बदलना भी आवश्यक है। जहां तक कानून की बात है, कानून में प्रत्यक्ष कानून नहीं है पर्यावरण के। जैसे मैं हूं यहाँ और लाउड स्पीकर बराबर में चल रहा है और घर में कोई रोगी है और उस रोगी को उस ध्वनि प्रदूषण से हार्ट अटैक का दौरा आ सकता है, या उसमें किसी भी प्रकार की एक एज फैक्टर भी हो सकता है। तब यदि एक समस्या कानून के सामने आती है तो कानून उसको मानवीय आधार पर देखता है। वानिकी के कानून अलग है। हमने अपने पिता को वो कहते थे जंगलात में कचहरी, वो इन शब्दों का प्रयोग करते थे। उर्दू को बहुत उर्दू में बहुत बोलते थे, अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी और वो लेखक थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों को, उन्होंने जो उपन्यास लिखा है जमुना, उसमें पर्यावरण के ऐसे घटक हैं कि आधुनिक भारत की तस्वीर को आप देख सकते हैं। उन्होंने गन्ना बनाने की प्रक्रिया बताई, उन्होंने कोल्हू से तेल निकालने की प्रक्रिया बताई और अब कहा कि सुविधा भोग इतना हो गया कि अब सब मशीनें आ गई हैं, वो चीज न स्वाद है तथ्य है। तो जो मानवीय, जो पर्यावरण कानून है वो सबसे पहले मानवता की बात करते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। इसमें कानून क्या करेगा? पान पराग के ऊपर लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू खाने वालों पर लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान दंडित अपराध है, और लोगों ने सिगरेट पी पी कर अपने कलेजे छल्ली कर रखे हैं। पान की फंकियां खत्म नहीं होती और घरों में तो, मेरे घर में तो झगड़ा हो जाता है कि भाई दीवार जो है वो क्यों गंदी हो गई। कहीं भी देखो आप, कहीं भी, अब आप अलीगढ़ चले जाइए, वहां तो एक कुंड जैसी बनी है, उसमें खूब सारी चूना रेत राख डाली हुई है। वहां पे व्यवस्था है, वो अच्छी है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने दीवारें खराब नहीं की, गंदी नहीं की, उन्होंने एक जगह पर उसको रखा है। तो हमारे जो ये स्थितियां हैं, जो हम आधुनिकता की तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं, हम जो चकाचौंध की तरफ हम जा रहे हैं, ग्लैमर की तरफ हम जा रहे हैं, उसने हमें हमारी जड़ों से काट दिया है। ये जड़ें पुनः हम कैसे जोड़ें, किस तरह से इनको संबद्ध करें, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है। मैंने कहा और आपने सुना, लेकिन निदान क्या हो? अगर मेरी बात, जो भी मैं थोड़ा बहुत अर्जित कर पाई, जो मैंने आपको अपने अनुभवों में बांटा, उसकी कोशिश की, यदि ये चीज आपके मन में कुछ भी, एक शतांश भी चेतना जगा दे, तो मैं अपने प्रयास को बहुत सफल मानूंगी। मैं ये समझती हूं कि अगर चाणक्य जैसा बड़ा विद्वान वन नीति को नहीं बांट सका, राजा टोडरमल ने जो नवरत्नों में थे, उन्होंने ये काम किया। जमीन का बंदोबस्त, खसरा खतौनी, ये शब्द मैंने सुने, और इन सबका संबंध पर्यावरण और कृषि कानूनों से है। सारी कोर्टें भरी पड़ी हैं, हर तरफ झगड़े हैं। आप ये देखिए कि जो हमारे खेत हैं, हमारे खेतों की चारों तरफ जो सफेदे का पेड़ लगाया जाता है, सफेद है यूकलिप्टस के जो पेड़ लगाए जाते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर हम इसे लगाते हैं तो भू का जो जल स्तर है वो कम होता है। भू का जल स्तर तो कम हो रहा है, आप देख रहे हैं रोज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, और वो खेतों को काट कर बन रही हैं, बागों को उजाड़ कर बन रही हैं। साहित्य में ये तकलीफें हैं, और हमने आपको बताया कि वेदों की तो ऋचाओं में ही ये पहली चीज है कि हमें क्षमा कर दो, हम गृह निर्माण कर रहे हैं, हमने पेड़ भी काट दिया, हम आपका कलेजा खोद रहे हैं, हम इस तरह से आपको कष्ट दे रहे हैं, प्रकृति माँ हमें जीना है, हमें घर बनाना है, हमें क्षमा कर दो। लेकिन अथर्ववेद की पंक्ति कहती है कि हम करें। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्टॉकहोम में अथर्ववेद की इस ऋचा का पाठ किया गया,
कि यदि हम कोई परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन का एक आधार उस दिशा में होना चाहिए कि जो चीज पहले से निर्मित हो रही है उस पर आघात ना हो। यानी आप अगर धरती का कलेजा चीर रहे हैं तो उस धरती के कलेजे को चीरने के लिए आप पूरी धरती का दूसरा हिस्सा तो कट ऑफ नहीं कर सकते। आप उतना ही तो बढ़ेंगे जितना बढ़ने से आपका काम हो जाए और धरती और संतुलन और पर्यावरण संतुलन बना रहे। तो मेरे विचार से मैं समझती हूँ कि यदि कोई सवाल हो, कोई चीज हो, कोई बात हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। विषय तो देखिए बहुत बड़ा है और बहुत सी चीजें रह गई हैं। हर चीज का अपना अपना एक बारीक शोध की प्रविधियों की तकनीक है और आप जानते हैं कि ये साधारण लेखन नहीं है। इसे लिखने के लिए आप प्रमाण लगाते हैं, आप उदाहरण लगाते हैं। शोध में मेथोडोलॉजी सबसे बड़ी चीज है। जो मैंने आज आपसे अभी चर्चा की है उसके प्रमाण इसमें मौजूद हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ना लिखूं जिसका कोई आधार ना हो, मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिसका कोई तथ्य ना हो। और हम साहित्यकारों का तो ये मानना है कि हमें अपनी बात को सोच समझकर परख कर ही करना चाहिए। पर्यावरण के ऊपर बहुत सी ऐसी दिशाएं हैं जिस पर मेरा काम चल रहा है और मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित कर रही हूँ कि वे पर्यावरण पर कार्य करें और कर रहे हैं और अलग अलग दिशाओं में। ये मैंने तो समग्र बोला है लेकिन एक विशेषीकरण भी है। जैसे कि एक थीसिस मेरे पास राजस्थान से आई है, उसमें विशेषीकरण है, उसमें जल संरक्षण है। आपको तो मालूम होगा कि अमृता देवी जोधपुर की जो बहुत प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत बड़ी प्रेरणा मानी जाती हैं, 363 राजा के आदेश पर खेजड़ी वृक्ष को काटने के आदेश हुए तो वो उन पेड़ों से चिपक गए और उनकी शहादत हो गई। अंततः राजा को उस चीज को स्वीकार करना पड़ा। अमृता देवी का पुरस्कार मध्य प्रदेश में भी प्रस्तावित है कि जो पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। आप देखिए कि हमारे पंजाब में बलबीर सिंह सींचेवाल हैं, एक काली बेई नदी है बिल्कुल प्रदूषित, उसको उन्होंने साफ किया उसकी प्रेरणा से और लोगों ने नदियों को साफ किया। जल बाबा राजेंद्र सिंह माने जाते हैं, उन्होंने रेगिस्तान में जल के स्रोत खोल दिए। तो ये संकल्पों की बात है। मैंने आपको थेम्स का उदाहरण सामने रखा कि प्रयास सामूहिक होंगे तो सब कुछ होगा, लेकिन हम नहीं कर रहे। हमारे देश में एक कमी है और मुझे इसे स्वीकार करने में कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो सभ्यताएं नदी के किनारे बसती हैं, उन्हीं सुसभ्य कथित नागरिकों ने अपने जल, अपने प्रवाह, अपने स्रोतों को प्रदूषित करके रखा है। आपने ग्लेशियर तक को नहीं छोड़ा, आपने समुद्र तट को नहीं छोड़ा। आप इससे अधिक 21वीं सदी में ज्ञान की ये कौन सी परिभाषा है कि आज आप सूटेड बूटेड हैं, आप बहुत अच्छी तरह से एक मेंटेन्ड व्यक्ति दिखाई देते हैं, लेकिन आपके अंदर वो जागरूकता नहीं है। जो जितना आज मैं कह पाई हूं उसका एक पंक्ति में यही सार है कि हमें जागरूक होना होगा, हमें संतुलन होगा, करना होगा। मैथिली शरण गुप्त ने एक बलराम कविता लिखी। जब बलराम ने ये कहा कि भाई इस महायुद्ध में हम क्या कर सकते हैं, हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, हमें कोई रास्ता नहीं, कोई जाने की स्थिति नहीं, कोई सुविधा नहीं, तो कवि ने ये दिशा दी कि आप जहां हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप वहीं रहकर अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, क्योंकि देश का हर हिस्सा हमारा है, देश की हर परिस्थिति हमारी है, देश की हर चीज हमारी है।
हम उससे प्यार करें। मैं अपने आंगन में झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू लगाती हूँ तो बाहर सड़क तक ले जाती हूँ, तो दो चार मेरी सहेलियां थोड़ा सा मुस्कुरा भी देती हैं। तो मैंने कहा मुझे तो शौक है, मैं तो इतनी जगह करूंगी, मेरा तो कर्तव्य पूरा होता है, मैं तो ये काम जरूर करूंगी। जब झाड़ू वाला आएगा आएगा, लगाएगा जब लगाएगा। तो ये स्थितियां हमें समझनी चाहिए कि हम जहां हैं हम वहीं रह के अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके लिए क्या कि नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा, ये नहीं है वो नहीं है, हम इसलिए कर नहीं सकते। तो मैं इन शब्दों के साथ आपको, मैं समझती हूँ समय हो गया है, और अगर जी मैं कुछ और बहुत छेड़ बहुत 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 धन्यवाद। इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने विस्तृत ढंग से आपने जो ढेर सारी बातें रखी हैं। साहित्य में पर्यावरण ये विषय बहुत व्यापक है, और वैदिक काल से लेकर इस समय तक धर्म दर्शन और साहित्य में, समाज में साहित्य को लेकर को किस तरह की चिंताएं रही हैं, और वर्तमान समय में पर्यावरण का संकट किस तरह का है और उसे साहित्य किस रूप में ले रहा है, हम कैसे ले रहे हैं। और आपकी इन बातों से यह भी लगा कि आप केवल शोध कार्य नहीं कर रही हैं, आप केवल परियोजना पर काम नहीं कर रही हैं, बल्कि आप एक एक्टिविस्ट के रूप में काम तो इसमें कर चुकी सर, काम तो मैं कर दत्तचित हूँ। चुकी हूँ, शोध जी जी योजना तो सबमिट हो गई है। जी 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 जी। जी जी। तो यह बहुत आह्लादक है हम लोगों के लिए, इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और मैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए प्रतिभागी साथी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आपसे इस विषय पर वो कुछ जिज्ञासा या कोई प्रश्न या कोई संवाद अगर करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अपना माइक ऑन करके वो सीधे आपसे बात कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार मीरा जी। नमस्ते जी जी, सर। स्वागत है। मैं विनय कुमार बैंगलोर से बोल रहा हूँ। जी जी, मेरी आवाज स्वागत है, पहुंच रही है? स्वागत है आपका। जी जी, स्वागत है। बहुत ही ज्ञानवर्धक मैडम का पूरा वार्तालाप रहा, और मैं समझता हूं कि इस तरह के ज्ञान की आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मेरा सवाल बड़ा ही स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह से भूमंडलीकरण के दौड़ में भारत ही नहीं पूरी दुनिया जा रही है, और हर जगह का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। मैं कॉलेज में व्याख्याता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी के साथ साथ मैं कन्नड़ की बात भी करना चाहूंगा कि अभी जो रुझान समाज का है वो या तो विज्ञान की ओर है या तो फिर कॉमर्स की ओर है, वाणिज्य की ओर है, जहां से पैसा मिलता है। लेकिन आपने जो भी बातें कही इतनी ज्यादा ज्ञानवर्धक लगी कि बहुत से लोग, मैं समझता हूं कि मेरी बात सहमत हो कि और भी सुनना चाहते हैं आपको भी, तो क्योंकि इतना कुछ ज्ञान अगर साहित्य के माध्यम से हम पहुंचा पाए विद्यार्थियों तक, लोगों तक, तो हम समझते हैं कि साहित्य एक सार्थक साहित्य होगा। तो मैं अपने सवाल पे आता हूं कि जिस तरह से आज की पीढ़ी नहीं, मैं समझता हूँ पेरेंट्स भी, विज्ञान और वाणिज्य यही दो उनका विकल्प होता है आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। इस परिस्थिति में चूंकि आपने थेम्स नदी से लेकर के यमुना तक की बातों को बड़े ही सरलता से रखा, और मैं काफी प्रभावित हूं इससे, क्योंकि मैं भी आप ही के रास्ते में एक एक्टिविस्ट का काम भी करता रहता हूं, और करना भी चाहिए। हर अध्यापक को एक एक्टिविस्ट होना चाहिए, तभी वो देश बदल सकता है, बेहतर हो सकता है। अब जितने बड़े पैमाने पे पेड़ काटे जा रहे हैं, खेतों के जगह पे घर बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, मकानें बन रही हैं, तो जो आने वाला भविष्य है, भविष्य का मैं समझता हूँ कि शुरू हो गया है कि जिस रफ्तार से हम लोग पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में या अभी से 2-4-5 साल में क्या हमको इसको रोक पाएंगे? क्या हम समझा पाएंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है? क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया की जो दौड़ है उस पैसे की ओर ही जा रही है। और हम पठन पाठन की बात भी करें तो साहित्य की ओर रुझान बहुत कम लोगों का होता है। चूंकि सिलेबस में कन्नड़ है, हिंदी है, एक विषय के रूप में पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि हम शिक्षक वर्ग, खास करके साहित्य के शिक्षकों का, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए अगर हम परिवर्तन चाहते हैं। नहीं तो जिस विनाश की ओर पूरी दुनिया जा रही है, खास करके जब आपने इन सारी बातों को बताया तो जरूर एक मन में डर पैदा होता है कि हम पर्यावरण को इतना अधिक दूषित कर रहे हैं कि कुछ समय में शायद ये पर्यावरण रहे नहीं,
और जो बातें ग्रेटा थनबर्ग ने, एक बच्ची ने उठाई थी, ये 3 साल पहले की बात है, क्या हम भी अपने समाज में, अपने क्लासरूम में, अपने कॉलेजों में इस तरह की चीजें कर पाएंगे? एक बड़ा प्रश्न है मेरे मन में एक शिक्षक के रूप में। मैडम, आपके प्रश्न में आपका जवाब निहित है। आपने भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया। जी तो देखिए, एक तीन चीजें हैं। एक है विश्वग्राम, एक है वसुधैव कुटुंबकम, और एक है भूमंडलीकरण। जी क्या अंतर है तीनों में? आप जो बात कर रहे हैं वह भूमंडलीकरण की तरफ जा रही है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य है बाजार की दृष्टि से सभी देशों का आपस में मिलना, आदान प्रदान करना, व्यापार वाणिज्य नीति करना। जी ये तो विशुद्ध व्यापार है, ये तो बाजारवाद है, ये उपभोक्ता संस्कृति है। लेकिन जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारी ऋचाओं में है, वह है प्रेम की, सौहार्द की, वह है आत्मीयता की, विश्व बंधुत्व की और करुणा की। आज की दुनिया में इन शब्दों के मायने नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर है। और जो इन बातों को करता है, उस बात करने वाले को टेढ़े मुंह से मुस्कुरा भी देते हैं। सही बोल रहे हैं। दो चीजें हुई जी। अब तीसरी चीज जो विश्वग्राम की है, विश्वग्राम एक अवधारणा है कि गांव है, ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज। लेकिन उस विलेज में जो हमारे विलेज की परिकल्पना है, क्या वह विलेज की परिकल्पना इस विश्वग्राम की परिकल्पना में है? हमारा भारत प्रवास पर है, हमारा देश इन स्थितियों में जो विद्रूप स्थितियां हैं बाहर की तरफ देखता है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर हम कहते धरती अपनी है तो हम किसी भी कोने में जाकर के अपने काम को, अपनी प्रतिभा को अंजाम दे सकते हैं। आप ये देखिए ना, यूक्रेन में क्या हुआ है। यानी विश्व का विद्यार्थी यूक्रेन में है, और यूक्रेन में जो स्थितियां हैं, जो हमारे जानकार वहां रहते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स वहां से हमें सूचनाएं देते हैं, तो भेदभाव की बातें सामने आई हैं। वहां पैसा इतना है, और पैसा हमेशा मनुष्य का दिमाग खराब करता है, और बढ़ते बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा वो बिगाड़ देता है। तो अपने अपने देश की जीवन शैलियां, अपने अपने देश की स्थितियां, अपने अपने देश की अंतर संबंधों के आधार पर ये एक इंडिविजुअल फैसला हो सकता है कि हम अपने आप में क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सामूहिक प्रयास चाहिए, लेकिन सामूहिक प्रयास के लिए हम एकजुट तो हो, हम एकजुट नहीं होते। स्थिति यह है। अब आप ये देखिए कि जो चीजें हमारे देश में, जो जीवन शैली हमारी है, और हमारा देश तो बहुआयामी है, कितने धर्म हैं, उन धर्मों की अपनी अपनी नीतियां हैं, उन धर्मों की अपनी मान्यताएं हैं, उन धर्मों के अपने अपने विशेष रिवाज हैं, अपने विशेष कार्य हैं, लेकिन सब धर्म रास्ता तो एक ही बताते हैं। किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि आप इंसानियत से गिर जाइए। हर धर्म हमें मानवीय करुणा, सौहार्द की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि हम धर्म की परिभाषा का दुरुपयोग करते हैं। धर्म, देखिए आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि शब्द जो हैं शब्दकोश में होते हैं, और शब्दकोशों से निकलकर वो व्यवहारिक जीवन में आते हैं। जब व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो अपने अर्थ भी बदल देते हैं, अपनी प्रक्रियाएं भी बदल देते हैं, अपनी मान्यताएं भी बदल देते हैं, और सुनने और व्यवहार करने वाले लोग उनका अपने अपने ढंग से प्रयोग भी करने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, और बहुत से व्याख्यान में मुझे घेर आ गया, क्योंकि मैंने शब्दकोश का शब्द कहा और बताया कि अवधारणा तो ये है। आपने अपने आप से इस बात का अर्थ क्यों कर लिया? भाषा विज्ञान में हम इसे कहते हैं या तो अर्थ बढ़ गया तो अर्थ विस्तार हो गया, अगर अर्थ छोटा हो गया
तो हमने उसे अर्थ संकोच कह दिया। एक अर्थादेश की स्थिति बीच की है कि जो है हम उसे माने और उसी तरह से चले, लेकिन एक मत होना आज की दुनिया में बहुत ही कठिन है। आपका जो प्रश्न है वो एक ऐसा प्रश्न है जो सबके ही दिमाग में घूमता है कि हम सब एक मत कैसे हों। आप घर में बर्तन खड़कते हैं, आपके अंदर धैर्य नहीं है, युवा पीढ़ी धैर्य खो रही है। उसके लिए तो ये जो हम सवाल कर रहे हैं उसके लिए तो ये उसके सिलेबस में, उसके जीवन के सिलेबस में तो ये शब्द ही नहीं है। तो हमें धैर्य रख करके मैं समझती हूँ कि अपनी बात को कहते रहना चाहिए। कहते हैं कि घंटी बजाते रहो तो भगवान सुनता है, कोई घंटी तो उसके कान में पड़ जाती है। तो हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हम धैर्य से अपने, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारा काम दिशा देना है। हम स्वयं भी करके दिखाएं और स्वयं करते हुए हम प्रेरणा भी दें, क्योंकि हमारी भूमिका भी नगण्य हो चुकी है। अब तो कुछ पैसे ज्यादा मिलने लगे तो थोड़ी कीमत बढ़ गई है, अन्यथा तो हिंदुस्तान के मास्टर की क्या औकात है ये हम सब जानते हैं। थोड़ा सा अब एक स्तर बना है, लेकिन हम शिक्षक हैं तो ये बात तो हम करते रहेंगे। अब सुदामा जी को उनकी पत्नी ने आखिर द्वार का भेजा ही था, धन भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो विचार बदल जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं और हमारी अवधारणाएं बदल जाती हैं, वहां से प्रेशर्स में हम आ जाते हैं। तो ये स्थिति है जिससे हमें निकलना बहुत जरूरी है। जी जी, धन्यवाद मैडम, आपने समाधान दिया अपने ढंग से। और धन्यवाद मैडम। ये सही है कि इसमें लगातार जो है एक मत नहीं हो पाते हैं, एकजुट नहीं हो पाते हैं, फिर भी हमें लगातार प्रयास करने होंगे और आशा रखनी होगी। और हमारे जो प्रतिभागी साथी हैं, किसी की कोई जिज्ञासा है तो माइक खोल करके। वागीश तिवारी जी कुछ पूछना चाहते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है कि साहित्य पर्यावरण समस्या को ही केवल उठा रहा है या उससे समाधान के लिए मार्गदर्शन भी कर रहा है। जो कविताएं मैंने, जवाब दूं? जी जी जी। जो कविताएं मैंने आपके सामने रखी हैं, तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि साहित्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से समस्याएं आई हैं, समाधान भी आए हैं। देखिए, साहित्यकार का काम होता है समस्याओं को उठाना, समाधान तो सामूहिक संकल्पों से आता है। हम जो भी विधा रचते हैं उसमें हम एक संदेश देते हैं, वो संदेश कितना प्रभावी होता है। तो समाधान तो होते हैं। इलाचन जोशी का जहाज की पंछी आप पढ़िए, उसमें मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। बात यह है कि समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि हम साहित्य को सही ढंग से समझने में थोड़ा, क्षमा कीजिएगा, हम साहित्य को उतनी गहराई से मनन का हिस्सा नहीं बनाते कि हम उनकी तहों तक जा सकें। आप जाइए, आपको समाधान मिलेंगे। मुक्तिबोध कहते हैं ना कि अंधेरे में आप चलेंगे तो कोई सुनहरी मणि आपके हाथ लगेगी, उजाला जरूर होगा। अंधेरे में कविता अगर किसी ने पढ़ी है तो बहुत बड़ी उम्मीद उससे जगती है और बहुत से कवि उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ये स्थिति है कि हमें थोड़ा गहराई में मनन करना होगा, तो इन सवालों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सवालों के जवाब हमारे साहित्यकारों ने बड़े स्पष्ट रूप से भी दिए हैं और उनको अपने ढंग से, क्योंकि साहित्य है तो उसमें लाक्षणिकता भी है, उसमें व्यंजना भी है, उसमें सपाट बयानी भी है। तो जिस भी तरह से हम समझ सके उस तरह से हमें इन चीजों को समझना चाहिए। जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद महोदया। तो और हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी पगारे जी। जी जी पगारे जी, स्वागत है। मैं नमस्ते। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
कि ये जो पशुओं की जो बलि हो रही है, जो जानवरों की हत्या की जाती है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर जो सामूहिक मतलब पशुओं का वध किया जाता है, ये तो एक अंधविश्वास है, वैसा मेरा मानना है। तो इसके बारे में आपको क्या विचार है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि हमारे वेदों में या वेदों की ऋचाओं में ये जो पशु बलि है, इसको मतलब ये जो हिंसा है, इसका समर्थन किया गया है या विरोध किया गया है, अदरवाइज इसका सोर्स क्या है। हमारे जो हिंदू समाज में या और किसी भी समाज में जो इसका सोर्स क्या है, जो पशुओं की जो बलि दी जाती है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो ये मैं थोड़ा सा स्पष्ट करिए अपने विचार। देखिए, धर्म की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, धर्म के अपने अपने विश्वास हैं। हर धर्म को मनाने की आजादी हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सी समस्याएं हर तरह से चारों तरफ से सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात जो है वो बात है कि हम पशु हत्या क्यों करें। ये मानवीय प्रश्न है, ये आपके और मेरे सोचने का प्रश्न नहीं है, ये सबके सोचने का प्रश्न है। जहां तक आपने वैदिक दर्शन की बात कही है, तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आरंभ में ही कहा था कि हमारे यहाँ हमारे वैदिक दर्शन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने कहा है कि पशु बल यज्ञ जब हम करें, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो हम हिंसा से प्राप्त किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे। ये बड़ा स्पष्ट हमारे वैदिक दर्शन में है। रही कि अगर आप शाकाहारी हो जाएं तो इस समस्या का निदान अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि अब मांसाहार पर विश्वास करते हैं और सबकी अपनी अपनी खान पान की आजादी है। तो जिन्हें मांसाहार खाना है वो तो पशुवध करेंगे, कराएंगे, किसी भी तरह से खाएंगे। मैंने तो ये भी देखा है कि मेरे घर में क्योंकि शाकाहार है और मांसाहार होता था तो रोक दिया है, तो ये कहा जाता है कि भाई घास फूस खिला दिया, कुछ ठोस चीज तो खिलाई नहीं। मैंने कहा यही खाना है, यही खाना है, आज भी यही खाना है, कल भी यही खाना है। आपको यहाँ अंडा भी नहीं मिलेगा, आप इसे चाहे, मुझे बहुत खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन मन है मेरे पिता, मेरे माता, मेरा घर पूरी तरह शाकाहारी। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया कि मैं संत गुरु रविदास चेयर की अध्यक्ष रही हूं और संत रविदास ने शाकाहार पर बल दिया है। मैं तो संतों की वाणी को मानती हूं, जिन्होंने इन संतों के साहित्य से गुजरना आरंभ कर दिया, वो इस तरह की चीजों को छोड़ते ही चले जाएंगे। और वैसे तो ये दुनिया है, आप कितना भी समझाए, समझ में उसको ही आता है जिसको आप समझा सकते हैं। जिसको नहीं समझना है तो ये मानवीय प्रवृत्ति है और ये मनुष्य का स्वभाव है। आप कह सकते हैं मगर आप दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता मिली हुई है हमें कि हम अपने खान पान, अपने जीवन शैली, अपने धर्म, आप देख तो रहे हैं कितनी समस्याएं हमारे सामने हैं, लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान जो कहता है, अगर आप संविधान से बाहर करते हैं, अब जैसे पर्यावरण में वनों में शिकार करना वर्जित है, गंगा को प्रदूषित करने की सजा वही है जो किसी मानव की हत्या करने की सजा होती है, तो सख्ती हो गई। शिकार करना अवैध हो गया। पहले तो जितना साहित्य है, राजा जाते थे मृगया के लिए, शिकार करके आते थे, उनका मनोरंजन का रूप था। अभी देखिए, मैंने एक उपन्यास पढ़ा है, ये है असमी उपन्यास। असमी उपन्यास, इसका नाम है पृथ्वीर हाही, इसका अनुवाद है पृथ्वी की हंसी। उसमें माँ अपने बच्चे को कहती है कि तू शिकार करना अच्छी तरह सीख ले, इससे वन देवता प्रसन्न होंगे।
अगर तू शिकार नहीं करेगा, नहीं सीखेगा, तो तू जीवन में जी नहीं पाएगा। तो अगर हम देखें, जो वन का जीवन है वो बहुत कठिन है, वहां संसाधन नहीं है और बहुत सी चीजें विवशताओं में वहां करनी पड़ती हैं। लेकिन आधुनिक, अब आप वहां चले जाइए, अंडमान निकोबार, जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, वहां के आदिवासियों को ये नहीं मालूम है कि रुपया क्या होता है। उनके सामने आप 1000 रुपये रख दीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं है। वो जो चीज, जिस जीवन शैली को जीते हैं, उस जीवन शैली को वो जीते हैं। उन्हें इसलिए रिजर्व रखा गया ताकि हम नृ शास्त्र, मानव शास्त्र और इन चीजों की जो हमारी आदिम व्यवस्थाएं हैं, उससे समाज का निर्माण, व्यवस्था कैसे चली है, उसको रिजर्व रखने के लिए इस चीज को किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि आपके प्रश्न का समाधान एक दिशा में जा सकता है कि रास्ता आपके हाथ में है, संविधान से आप ऊपर न जाए। अगर संविधान में ये चीज है तो आप अपने ढंग से सब, कितने संगठन हैं जो ऐसा काम करते हैं, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन अगर संविधान कह रहा है तो वो तो डंके की चोट पे करते हैं। तो इन स्थितियों में मैं आपको धर्म की परिभाषा बताती हूँ। आपने कह दिया ये वो धर्म है, ये वो धर्म है, ये वो धर्म है, ये वो धर्म है। धर्म का स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता इस शब्द का। धर्म है धार्यते इति धर्मः, जो भी धारण किया जाए वही धर्म है। अब ये कहाँ कहा है धर्म में कि आप ये जीवन शैली अपनाइए, ये धर्म अपनाइए, इस तरह से कीजिए। आप जो भी धारण करें वह आपका धर्म है। आपने इंसानियत का रास्ता अपनाया, वो आपका धर्म है, वो आपका मानवीय धर्म है। लेकिन एक विशेष बनी हुई स्थिति में जब एक बच्चा जन्म लेता है, अपनी आंखें खोलता है, वो उस परिवेश को जब देखता है, उस परिवेश में वो चीजें उसके सामने होती हैं जो बनी बनाई व्यवस्थाएं। एक सांचा है, उस सांचे को तोड़ने का साहस चाहिए। अगर ये साहस आपके अंदर नहीं है तो फिर आप इस दिशा में सोचना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप नई शुरुआत करते हैं तो आपको संकटों का सामना करना पड़ता है, आपको हर्डल्स में जीना पड़ता है, और वहां से आपका रास्ता अगर धैर्य नहीं छोड़ते तो निकलेगा, अवश्य निकलेगा। जी जी, धन्यवाद मैडम। तो और कोई सवाल अगर है तो लेकर अंतिम सवाल ले लेंगे। एक कोई सवाल अगर आप में से कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। प्रणाम मैम। हाँ वागीश जी बोलिए। मेरा नाम वागीश तिवारी है। मेरा शोध विषय है मैम 21वीं सदी के कथा। जोर से बोलिएगा, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। मैम मेरा शोध विषय है 21वीं सदी के कथा साहित्य में पर्यावरण समस्या तथा उसका प्रभाव। इस शोध विषय को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं और इसमें संभावनाएं क्या है मैम? क्या संभावनाएं हैं? देखिए, जो हमारा प्रांतीय साहित्य है, जो हमारे प्रांतों में लिखा गया है, बहुत श्रेष्ठ है और जड़ बुनियाद से जुड़ा हुआ साहित्य है। नए क्षितिज की ओर लुम्मेर दाई ने ये उपन्यास लिखा है। अब महाश्वेता देवी की समस्याएं देखिए। आपको थोड़ा हिंदी से अलग हटकर आपको इतर हमारी जो प्रांतीय भाषाएं हैं या वैश्विकता में अगर आप जा सकते हैं तो आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं कि हमारे प्रांतों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने। अब देखिए, जो हर्षुल आनंद ने कहानी संग्रह लिखा है रेगिस्तान में झील, उसमें उन्होंने राजस्थान के संकट को हमारे सामने रखा है। तो अपनी धारणा बनाने के लिए हम किसी एक साहित्य से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें अपने प्रांतीय साहित्य के भीतर से भी गुजरना होगा। आपको सीताकांत महापात्र को भी पढ़ना होगा, आपको तक्षी शंकर पिल्लई जी को भी पढ़ना होगा, आपको तटीय इलाकों के उपन्यास पढ़ने होंगे और
अपने अपने ढंग की समस्याएं हैं पर्यावरण की। मैंने अभी एक आपको कविता सुनाई थी कि तटीय इलाके की रहने वाली, कविता का शीर्षक पागल है, कि वो मछलियां इकट्ठी करती है और मछली को जल में छोड़ती है, तो ठठाकर उसके मित्र हंसते हैं कि अगर इस तरह से मछलियों को जल में छोड़ेगी तो तुम्हारी रोजी रोटी का क्या होगा। वो तो समुद्र को माँ और पिता का दर्जा देते हैं। जैसे हमारे आदिवासी समाज में हमारे पेड़ ही हमारी पूजा है, वही हमारे पूर्वज हैं, हमें उनकी मान्यताओं पर चलना होता है। तो एक समग्र रूप में इस चीज को जानने के लिए आपको थोड़ा सा, क्षमा कीजिएगा, एक दायरे से बाहर निकलना होगा, तब ये रास्ते हमारे खुलकर सामने आएंगे। देखिए, मैं तो ऐसे ही कुछ कोशिश कर लेती हूँ और थोड़ा प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ कि जहां से जो मिल जाए। जी जी, धन्यवाद। वागीश जी को आपने संकेतित कर दिया है कि इस क्षेत्र में शोध करने के लिए आपको दायरा थोड़ा अपना बड़ा करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर वार्ता आज की हुई, बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा हुई। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए कर्नाटक राज्य हिंदी अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष हैं और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, जिनके साथ मिल करके गंगा कावेरी व्याख्यान माला ये हम चला रहे हैं, दोनों लोग मिल करके, दोनों संस्थाएं मिल करके। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चले। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। आज का एक जैसे कि कहा जाए, इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में पर्यावरण संबंधी, साहित्य में पर्यावरण संबंधी ये जो पहला विषय है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर प्रोफेसर मीरा गौतम जी ने बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है, जिसकी वेदों से लेकर के हमारे पुराण, जो साहित्य, वर्तमान साहित्य और कविताओं में जिस प्रकार जो पर्यावरण संबंधी ज्वलंत प्रश्न दिखाई देते हैं और उनका समाधान किस प्रकार करना चाहिए, उनके समाधान के लिए हम सभी को समन्वित दृष्टि से जिस प्रकार मिलकर के काम करना चाहिए, जैसे कि लंदन के थेम्स नदी का उन्होंने उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और वहाँ सभी मिलकर के सामूहिक दृष्टि से मिलकर के उन्होंने प्रयास किया, तो प्रयास का नतीजा, फल जो है, अच्छा नतीजा मिला हुआ है। थेम्स नदी जो है वह जो स्वच्छ नदी के रूप में उसको पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इस प्रकार भी हमारे यहाँ जो प्रयास करने चाहिए, इसकी नतीजे जो अच्छे निकलेंगे और पर्यावरण की जो कुछ समस्याएं होती हैं हम उसको दूर कर सकते हैं। इन सभी बातों को हमारे सामने आज के इस व्याख्यान में प्रोफेसर मीरा गौतम जी ने प्रस्तुत किया है। मैडम, आपको मैं अपने कॉलेज पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, इन सभी दो संस्थानों की ओर से और इन संस्थानों के जो प्राचार्य हैं उन सभी की ओर से मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम। आपका बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी, धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके प्रति मैडम बहुत आभारी हूँ और यहीं से मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी के प्रति बहुत बहुत आभार।